नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलवी मिश्रा है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज़ पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत हमने पिछले ही वीडियो में मध्य प्रदेश के जलप्रपात कवर किए हैं, ठीक है। और आज जो है हम मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ ये चैप्टर कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की जो मिट्टियाँ हैं, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक बात बोलना चाहूँगी, रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि जब भी आप ये चैप्टर या ये लेक्चर देख रहे हो उससे पहले आप मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन है उसे अच्छे से समझ लें, क्योंकि जब आप मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ पढ़ रहे होंगे तब उसकी बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि जब मैं बोल रही होंगी कि ये मिट्टी इस वाले क्षेत्र में पाई जा रही है, ठीक है ना, मालवा के पठार में पाई जा रही है, बुंदेलखंड में पाई जा रही है, तो ये तभी समझ में आएगा जब आप मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हों उससे पहले आप मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद ही आप मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ पढ़ें, ठीक है। देखिए, मिट्टियाँ जो होती हैं, मिट्टियों के ऊपर हमारी कृषि भी डिपेंड करती है ना। तो जब भी हम ये पढ़ेंगे ना तो हम उससे ये भी समझ लेंगे, मिट्टी पढ़ने से मध्य प्रदेश की जब मिट्टियाँ पढ़ेंगे तो ये चीज़ भी समझ लेंगे कि कहाँ पर किस प्रकार की कृषि हो रही है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद किस प्रकार की मिट्टी में हम किस तरह की फसल उगा सकते हैं, ठीक है ना, किन क्षेत्रों में किस तरह की फसलें हो रही है, तो हम ये जान पाएंगे मिट्टियाँ पढ़ने के बाद से, और ये भी समझ पाएंगे कि किस तरह की मिट्टियों में हम किस तरह की फसल को उगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम मध्य प्रदेश का जो मिट्टी है वो आज हम कवर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो मृदा सर्वेक्षण विभाग है, भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग, उसके अनुसार मध्य प्रदेश में आपको 5 प्रकार की मृदा देखने को मिलेंगी। कितनी प्रकार की मृदा देखने को मिलेंगी आपको? 5 प्रकार की, ठीक है। जिनमें से पहली आपको जलोढ़ मिट्टी, दूसरी काली मिट्टी, तीसरी लाल पीली मिट्टी, चौथी मिश्रित मिट्टी और 5वीं लेटेराइट मिट्टी। तो ये 5 प्रकार की मिट्टियाँ आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए अब इनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम मैप में देखें तो आपका जो, पहले हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो मध्य भारत वाला एरिया है ना, आपका मध्य भारत का जो पठार है, ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस पूरे क्षेत्र में आपको जो है तो जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी, ठीक है। जो आपका मध्य भारत वाला पठार है, यहाँ पे आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी? तो जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। यहाँ पे आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। इसका एक अन्य नाम भी है, वो है दोमट मिट्टी, ठीक है। इसे दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका निर्माण कैसे होता है? तो क्या होता है कि जो हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, इनके द्वारा बहा कर लाए गए, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। अब क्योंकि जो आपका ये मध्य भारत वाला क्षेत्र है, ये यहाँ पे मुख्यतः आपको चंबल नदी देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको कौन सी नदी देखने को मिलेगी? चंबल नदी। तो यहाँ पर जो जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है वो चंबल नदी के द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों से होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है कि नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। क्योंकि अब मध्य प्रदेश में ये जो मध्य भारत वाला एरिया है, यहाँ पे चंबल नदी प्रवाहित होती है, तो यहाँ पे जो जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है वो चंबल नदी द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों से होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर हम बात कर लें तो ये मिट्टी के अंतर्गत कौन कौन से आपको ज़िले देखने को मिलेंगे? तो ये जो मिट्टी है आपको मुख्यतः भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, मध्य भारत वाले जो आपको ज़िले हैं ना, उनमें आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगी। मुख्यतः भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, यहाँ पे आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश के लगभग 7% भाग में पाई जाती है। 7.57% भाग पर जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। और अगर मैं बात कर लूँ तो जितनी भी आप मिट्टियाँ पढ़ेंगे ना, उनमें मुख्यतः आपको नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। आप जितनी मिट्टियाँ पढ़ेंगे उनमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की मुख्यतः कमी रहती ही है। तो इसलिए ये भी जो मृदा है इसमें आपको नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी आपको इस मिट्टी में देखने को मिलेगी, नाइट्रोजन और ह्यूमस।
ठीक है, इसकी क्या होगी यहाँ पे कमी आपको देखने को मिलेगी जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, और यहाँ इस मिट्टी में आपको पोटाश और चूना, ठीक है, जो चूना होता है और पोटाश ये आपको अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चूना और पोटाश जो है आपको ये अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे जलोढ़ मिट्टी में। इनकी जो मात्रा होती है वो अधिक होती है और नाइट्रोजन और ह्यूमस की इनमें कमी होती है इस मिट्टी में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज़ हमने यहाँ से देख ली। ठीक है, उसके बाद ये इसकी जो प्रकृति होती है वो उदासीन होती है। ठीक है, ये कैसी होती है, उदासीन होती है, क्योंकि जो इसका पीएच मान है, इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 होती है, इसलिए इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, उदासीन होती है। ये आपको अगला फैक्ट यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें किस तरह की फसलें आप उगा सकते हैं, तो यहाँ पे आप ना सरसों, ठीक है, गेहूँ, चना, ऐसी फसलें जो हैं आप यहाँ पे उगा सकते हैं। कैसी, सरसों हो गया, ठीक है, आप सरसों यहाँ पे उगा सकते हैं, गेहूँ, ठीक है, गेहूँ के लिए ठीक है ये, और चना, और ऐसी ही कुछ फसलें आप यहाँ पे उगा सकते हैं। मुख्यतः आप सरसों, गेहूँ और चना यहाँ पे उगा सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे ना मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सरसों उत्पादित होता है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी में आप इस तरह की फसलें उगा सकते हैं, तो इस कारण से यहाँ पे जो है सरसों सबसे अधिक मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। ठीक है, अगर हम ज़िले की भी बात कर ले तो सरसों कहाँ पे होता है उत्पादित, यहाँ पे मुरैना, मुख्यतः आपको मुरैना ज़िले में सबसे अधिक सरसों का उत्पादन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्योंकि जो मध्य भारत वाला क्षेत्र है यहाँ पे सबसे अधिक सरसों उत्पादित होता है, इसलिए इसे मध्य भारत का जो पठार है इसे सरसों की हांडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरसों की हांडी, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक सरसों उत्पादित होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जलोढ़ मृदा में आप सरसों, गेहूँ, चना जैसी फसलें उगा सकते हैं, और मध्य प्रदेश में यहाँ पे इसी वाले क्षेत्र में सबसे अधिक सरसों उत्पादित होता है। अगर ज़िले की बात कर लें तो आपको ध्यान रखना है कि मुरैना। ठीक है, और क्योंकि इस मध्य भारत के पठार में सबसे अधिक सरसों उत्पादित होता है मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी भी कहते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको यहाँ से ध्यान रखनी चाहिए वो है आपका कि ये जो क्षेत्र है आपका चंबल का अपवाह क्षेत्र या जलोढ़ मिट्टी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको मृदा अपरदन की समस्या देखने को मिलेगी। किसकी समस्या देखने को मिलेगी, मृदा अपरदन की। ठीक है, अब मृदा अपरदन क्या होता है, जैसे जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जैसे बाढ़ हुई है ना, बाढ़ आई या तेज़ हवा आया है ना, उससे क्या होता है कि जो मिट्टी की जो ऊपरी उपजाऊ परत है वो उसे बहा कर या अपने साथ उड़ा कर ले जाते हैं। ठीक है, मानव की क्रियाओं के कारण भी ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जो आपकी बाढ़ हो गई है ना, तेज तूफान या हवा आई, वो क्या होता है कि जो उसकी ऊपरी उपजाऊ मृदा है उसको अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, मृदा का कटाव या मृदा अपरदन। ठीक है, क्या कहते हैं, मृदा का कटाव या मृदा अपरदन। जैसे कोई भी, जैसे तेज हवा आई, बाढ़ आई, वो अपने साथ जो है उस क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी को बहा करके ले जाती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, मृदा का कटाव या मृदा अपरदन। तो जो मध्य प्रदेश का ये क्षेत्र है, मध्य भारत का पठार वाला या चंबल का अपवाह क्षेत्र वाला, यहाँ पे आपको मृदा अपरदन की समस्या देखने को मिलेंगी। अगर जिले की बात कर ले तो वही मध्य भारत के पठार के जो जिले हैं, जैसे कि आपका भिंड, श्योपुर, मुरैना और ग्वालियर। ठीक है, जितने में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पे चंबल का अपवाह क्षेत्र है, वहाँ पे आपको मृदा अपरदन की समस्या देखने को मिलेगी। ठीक है ना, और ये कैसे हम कर सकते हैं, जैसे आप वृक्षारोपण करके है ना इस समस्या को ठीक कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको यहाँ से ध्यान रखनी थी वो इतनी थी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी से आपको इतनी ही चीज़ें ध्यान रखनी थी। अब इनको हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों से इस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसका निर्माण चंबल एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों से होता है। इसका अन्य नाम दोमट मिट्टी है। ये सब हमने ऊपर देख लिया है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, चूना और पोटाश की अधिकता होती है। ये उदासीन प्रकृति की होती है क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7। उर्वर अधिक होती है, कितने प्रतिशत भाग पे पाई जाती है, कौन कौन से जिले आते हैं, किनकी आप कौन सी फसल आप उगा सकते हैं, गेहूं और सरसों। और क्योंकि यहाँ पे सरसों अधिक उत्पादित होता है, इसलिए मध्य भारत के पठार को हम क्या कहते हैं,
सरसों की हांडी कहते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या कहते हैं? सरसों की हांडी। ठीक है, ये मध्य भारत का यहाँ पे पठार कर लीजिएगा, है ना, ये मध्य भारत के पठार को हम सरसों की हांडी कहते हैं। ठीक है, और मृदा अपरदन की समस्या आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको यहाँ से ये ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम लोग अगली मिट्टी की तरफ बढ़ते हैं, जो तो अब हम बात कर लेते हैं काली मिट्टी के बारे में। ठीक है, तो काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक भाग पर आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कौन से वाले क्षेत्र में, तो आप अगर ये पूरा आपको जो मालवा का पठार दिख रहा है, ठीक है, और सतपुड़ा का कुछ पश्चिमी हिस्सा, सतपुड़ा घाटी का और नर्मदा घाटी का, इसका पूरा पश्चिमी हिस्सा आपको इसके अंतर्गत जो है तो देखने को मिलेगा। ये पूरा क्षेत्र आपको काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे तो ये चीज़ हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। तो अब ये यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो आपको ये ऊपर आपको पहले तो मालवा का पठार देखने को मिलेगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या मिलेगा? मालवा का पठार, है ना, यहाँ आपको मालवा का पठार देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में अगर हम बात करें तो ये आपको मालवा का पठार मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे आप, क्योंकि नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, तो यहाँ पे आपको जो है तो ये यहाँ पे कौन सी घाटी देखने को मिलेगी आपको? नर्मदा घाटी। ठीक है, ये आपका नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र है। ठीक है, और उसके नीचे आपको यहाँ पे सतपुड़ा का पठार देखने को मिलेगा। ठीक है, सतपुड़ा का पठार। ठीक है, यहाँ पे आपको सतपुड़ा का पठार जो है तो देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, अब ये सिर्फ इतना ही नहीं, नर्मदा घाटी, क्योंकि नर्मदा यहाँ से प्रवाहित होती है तो पूरा ये वाला क्षेत्र भी नर्मदा घाटी का और उधर भी सतपुड़ा का पठार है। ठीक है, मैं इसके पश्चिमी हिस्से की बात कर रही हूँ, क्योंकि नर्मदा नदी तो यहाँ से निकलती है, तो ये पूरा नर्मदा घाटी का क्षेत्र है, पर जो उसका पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पर आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी। उसी प्रकार सतपुड़ा घाटी का ये पूरा क्षेत्र होता है ना, ये पूरा क्षेत्र आपको सतपुड़ा घाटी को देखने मिलेगा, पर इसका जो पश्चिमी हिस्सा है यहाँ पे आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो नर्मदा घाटी की पश्चिमी तरफ आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी, और सतपुड़ा के पठार का भी जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पे आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी, और मालवा के पठार में भी आपको काली मिट्टी जो है तो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये पूरा क्षेत्र जो है आपका काली मिट्टी का है, ये आपको ध्यान रखना है। और काली मिट्टी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक भाग पर पाई जाती है। इसका कितने प्रतिशत भाग पे पाई जाती है ये आप ध्यान रखें, तो 47.6% भाग पे आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, कौन सी मिट्टी आपको देखने को मिलेगी? तो काली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। 47.6% भाग पर आपको जो है तो काली मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो क्या होता है कि जब ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ठीक है, उसके बाद जो लावा निकला, उसके जमने से बेसाल चट्टानों का निर्माण होता है, और उन बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का जो है तो निर्माण होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो लावा हुआ, वो लावा जो जमा, ठीक है, तो लावा के जमने से बेसाल चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक है, और बेसाल चट्टानों के ही टूटने फूटने से आपकी किस मृदा का निर्माण हुआ? तो वो है आपकी काली मिट्टी या काली मृदा, इस मिट्टी का निर्माण हुआ। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार के स्वरूप जब लावा जमता है और उसके जमने से बेसाल चट्टानों का निर्माण होता है, और बेसाल चट्टानों के टूटने से जो है तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, काली मिट्टी में आपको लोहे की अधिकता देखने को मिलेगी, इसी के कारण इसका जो रंग होता है वो काला होता है। तो लोहे की अधिकता के कारण काली मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला होता है। ठीक है, अब आप ये काली मिट्टी में आप किस प्रकार की फसल जो है तो उगा सकते हैं? तो अगर हम काली मिट्टी में बात करें तो आप ना गेहूँ उगा सकते हैं। ठीक है ना, गेहूँ सबसे मुख्यतः गेहूँ ही है, गेहूँ। ठीक है, चना आप उगा सकते हैं, सोयाबीन, ठीक है, कपास, गन्ना, ठीक है, सोयाबीन आप उगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सोयाबीन हो गया, कपास हो गया, कपास आप उगा सकते हैं। ठीक है, गन्ना हो गया, इस तरह की फसलें आप काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में उगा सकते हैं।
मुख्यतः आप गेहूं, जहाँ पे काली मिट्टी होगी वहाँ पे गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होगा। और यही कारण है कि जो मालवा का पठार है ना, वहाँ पे क्योंकि काली मिट्टी पाई जाती है और जहाँ काली मिट्टी है वहाँ पे गेहूं का उत्पादन आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगा। इसी कारण जो मालवा का पठार है उसे गेहूं की डलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेहूं की डलिया कहा जाता है मालवा के पठार को। ठीक है, गेहूं की डलिया कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रकार के बारे में। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की देखने को आपको मिलेगी। पहली आपकी है साधारण काली मिट्टी, दूसरी गहरी काली मिट्टी और तीसरी है छिछली काली मिट्टी। ठीक है ना, साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। जो आपका मालवा का पठार वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपको मिलेगी साधारण काली मिट्टी। कैसी मिट्टी मिलेगी आपको? साधारण काली मिट्टी। ठीक है, किस वाले क्षेत्र में? जो मालवा का पठार है वहाँ पे आपको मिलेगी साधारण काली मिट्टी। और ये सबसे ज़्यादा आपको साधारण काली मिट्टी ही देखने को मिलेगी। और 47 जो प्रतिशत है, 47.6% काली मिट्टी का, उसमें से आपको सर्वाधिक जो है तो 37% भाग पर आपको साधारण काली मिट्टी देखने को मिलेगी। सर्वाधिक यही काली मिट्टी की यही प्रकार जो है तो पाई जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो 47% में से साधारण काली मिट्टी का जो हिस्सा है वो है 37%, सबसे ज़्यादा यही मिलती है और ये आपके मालवा के पठार में देखने को मिलेगी। अब आपकी जो गहरी काली मिट्टी है वो आपको नर्मदा घाटी में देखने को मिलेगी। कुछ मालवा के पठार में भी मिल जाएगी और थोड़ा बहुत सतपुड़ा वाली घाटी में भी आपको गहरी काली मिट्टी मिल जाएगी, थोड़ी बहुत। ठीक है, पर अगर हम सर्वाधिक बात करें कि कहाँ पे गहरी काली मिट्टी पाई जाएगी, तो आपको ये नर्मदा का जो घाटी वाला क्षेत्र है यहाँ पे आपको गहरी काली मिट्टी देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत ही आपको सतपुड़ा और मालवा के पठार में भी देखने को मिल जाएगी। इसका जो प्रतिशत है वो है 3.5%। तो कुल 47 में से 3.5% जो एरिया है उसमें आपको गहरी काली मिट्टी देखने को मिलेगी। अब जो नीचे वाला आपका क्षेत्र है सतपुड़ा का पठार वाला, ठीक है ना, यहाँ पे आपको छिछली काली मिट्टी देखने को मिलेगी। कैसी मिट्टी देखने को मिलेगी? छिछली काली मिट्टी आपको सतपुड़ा के पठार में देखने को मिलेगी, जो आपका नीचे वाला हिस्सा है। ठीक है ना, और इसका जो प्रतिशत है वो है 7%। ठीक है, इसका प्रतिशत कितना है? 7%। ठीक है, तो 3 प्रकार की मिट्टी हमने पढ़ी, साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। ठीक है, साधारण काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा एरिया है 37%, 47 में से 37% जो है तो साधारण काली मिट्टी है और ये मालवा के पठार में देखने को मिलेगी। गहरी काली मिट्टी आपको नर्मदा घाटी वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी और इसका जो हिस्सा है 3.5% है 47.6 में से। और इसका थोड़ा बहुत हिस्सा आपको गहरी काली मिट्टी का आपको यहाँ मालवा वाले में और सतपुड़ा वाले में भी थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा। और जो छिछली काली मिट्टी है वो आपको सतपुड़ा की जो घाटी वाला क्षेत्र है पश्चिमी वाला, यहाँ पे आपको छिछली काली मिट्टी देखने को मिलेगी और इसका प्रतिशत कितना है? 7%। ठीक है, अब ये हमने काली मिट्टी पढ़ ली। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं, जो हमने अपने नोट्स में लिखा हुआ है उसे हम देख लेते हैं। ठीक, तो जो पढ़ाया है वही लिखा है, कुछ अलग यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली मिट्टी है और कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है? 47.6%। ठीक है, 3 प्रकार की होती है गहरी काली मिट्टी। ठीक है, ये आपको नर्मदा घाटी, सतपुड़ा और मालवा के पठार, मुख्यतः आपको नर्मदा की घाटी में देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत आपको सतपुड़ा और मालवा के पठार में भी देखने को मिल जाएगी। कौन सी मिट्टी? गहरी काली मिट्टी। ये सबसे कम पाई जाती है 3.5%। ठीक है, दूसरी है साधारण काली मिट्टी, ये 37% भाग में पाई जाती है और मुख्यतः ये मालवा के पठार में पाई जाती है। ठीक है, सब हमने ऊपर देख लिया है। और तीसरी है छिछली काली मिट्टी, ये 7% भाग में पाई जाती है कुल में से, है ना, और ये सतपुड़ा के पठार में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है, ये हमने देखा। ये क्षारीय प्रकृति की होती है, ठीक है ना, क्योंकि जो इसका पीएच मान होता है ना वो आपको देखने को मिलेगा, जो इसका पीएच मान है वो 7.5 से 8.6 के बीच देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, 7.5 से 8.6 के बीच। इस कारण से ये कैसी होती है? क्षारीय होती है। कैसी फसलें उगा सकते हैं? गेहूँ, चना, कपास, गन्ना, सोयाबीन। ठीक है, और क्योंकि गेहूं इस क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादित होता है इसलिए मालवा के पठार को हम गेहूं की डलिया भी कहते हैं। ठीक है ना, और क्योंकि ये कपास के लिए एक अच्छी मृदा होती है इसलिए ना इसको कपासी मृदा भी कहते हैं। काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं? कपासी मृदा भी कहते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है,
तो ये हमको महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ से ध्यान रखनी थी। अब हम अगली मिट्टी पढ़ लेते हैं जो कि है लाल पीली मिट्टी। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं लाल पीली मिट्टी के बारे में। ठीक है, तो आपको जो ये आपको पूरा क्षेत्र मिलेगा यहाँ पे ऐसा, ठीक है, ये पूरा आपको जो क्षेत्र मिलेगा ना, ये आपका बघेलखंड का जो पठार है वो वाला, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी आपको देखने को मिलेगी? लाल पीली मिट्टी। ठीक है, कौन सा मुख्यतः क्षेत्र अगर हम बात करें तो बघेलखंड, थोड़ा बहुत बुंदेलखंड का भी हिस्सा मान सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो ये मुख्यतः बघेलखंड वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आपको मिलेगी लाल पीली मिट्टी। ठीक है, और ये काली मिट्टी के बाद सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली मिट्टी है मध्य प्रदेश में। ठीक है, सबसे ज़्यादा काली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, उसके बाद है लाल पीली मिट्टी जो कि 36% जो एरिया है वो कवर करती है। ठीक है, इसका जो रंग लाल होता है ना, वो आपको आयरन ऑक्साइड के कारण जो है तो इसका रंग लाल देखने को मिलेगा। ठीक है, किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग आपको लाल देखने को मिलेगा। ठीक है, आयरन ऑक्साइड के कारण। और जो पीला रंग है वो आपको किसके कारण देखने को मिलेगा? तो वो आपको देखने को मिलेगा फेरिक ऑक्साइड के कारण। ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण आपको जो है तो इसका रंग पीला देखने को मिलेगा। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड के कारण, ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण आपको इसका रंग जो है तो लाल देखने को मिलेगा और फेरिक ऑक्साइड के कारण आपको इसका रंग पीला देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। ठीक है, ये उपजाऊ उतनी नहीं होती है। ठीक है ना, लाल पीली मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं होती है। हाँ, इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण जो प्राचीन रवेदार और रूपांतरित चट्टान होती ना, उनके अपरदन से लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, ये मुख्यतः आपको सीधी, शहडोल, रीवा, इन जिलों में, मंडला, बालाघाट, इन जिलों में आपको देखने को मिलेगी लाल पीली मिट्टी। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे चावल का उत्पादन आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगा। ठीक है, लाल पीली मिट्टी का जो क्षेत्र होता है ना, वहाँ पे चावल बहुत उत्पादित होता है। तो आपको जो लाल पीली मिट्टी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आपको चावल की जो खेती है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी क्योंकि ये बहुत उपजाऊ नहीं होती है, क्योंकि जब जो उपजाऊ नहीं होती मिट्टी, वहाँ पे फिर आप मोटे अनाज की खेती करते हैं। तो यहाँ पे मुख्यतः आपको धान की खेती सर्वाधिक देखने को मिलेगी या फिर मोटे अनाज। यहाँ पे आपको मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, ये सब। ठीक है, तो मोटे अनाज, इन्हें हम श्री अन्न भी कहते हैं ना, तो ये भी आप जानते होंगे। तो मोटे अनाज की फिर खेती इसमें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो धान सर्वाधिक होता है यहाँ पे। आप देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश का पूर्वी वाला हिस्सा है, वहाँ पे आपको धान की खेती सर्वाधिक देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ भी यहीं पे लगा हुआ है। इसीलिए यही कारण है, क्योंकि जैसी जलवायु यहाँ पे है, कहीं ना कहीं वैसी ही जलवायु आपको, क्योंकि यहीं पे पूर्व में ही आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, तो वैसे ही जलवायु कहीं ना कहीं वहाँ होती। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में भी चावल की उपज जो होती है वो अच्छी खासी होती है। और जब छत्तीसगढ़ का पृथक्करण नहीं हुआ था मध्य प्रदेश में, उस टाइम पे चावल का जो उत्पादन है मध्य प्रदेश में अच्छा खासा हुआ करता था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है, 36% जो एरिया है ये कवर करता है। यहाँ पे आपको धान की खेती सर्वाधिक देखने को मिलेगी। आपको मोटे अनाज देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये उतनी उपजाऊ नहीं होती है, इस कारण से यहाँ पे आपको मोटे अनाज की खेती देखने को मिलेगी। ठीक है, ये इतनी ही चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी थी। अब यही हम देख लेते हैं अपनी नोट्स में, जो हमने लिखा हुआ है, यही चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, ये देखिए, तो जो लाल पीली मिट्टी है, इसका निर्माण कैसे होता है? प्राचीन रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के अपरदन से होता है। कितना एरिया कवर करती है? 36%। मिट्टी का रंग जो लाल है वो आपको आयरन ऑक्साइड के कारण देखने को मिलेगा, और जो पीला रंग है वो आपको फेरिक ऑक्साइड के कारण देखने को मिलेगा। ठीक है, मुख्यतः कौन से ज़िलों में आपको ये देखने को मिलेगी? तो बालाघाट, सीधी, शहडोल, रीवा, मंडला, ये आपको ज़िले जो हैं तो इस मिट्टी के अंतर्गत देखने को मिलेंगे, जहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ली लाल पीली मिट्टी। अब हम पढ़ लेते हैं मिश्रित मिट्टी को। ठीक है, तो बात कर लेते हैं मिश्रित मिट्टी के बारे में। तो जो आपका ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कैसी मिट्टी? मिश्रित मिट्टी।
ठीक है ना। ये कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है, तो ध्यान रखना है 18.30, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है। उर्वर नहीं होती है, उपजाऊ नहीं होती है, इस कारण से यहाँ पे मोटे अनाज का ही उत्पादन किया जाता है, ठीक है। कौन कौन से ज़िले, तो आपके जो बुंदेलखंड में आएंगे, जैसे कि आपका पन्ना हो गया, छतरपुर हो गया, टीकमगढ़ हो गया, निवाड़ी हो गया, इन ज़िलों में आपको देखने को मिश्रित मिट्टी मिलेगी। थोड़ी बहुत रीवा सतना में भी आपको मिश्रित मिट्टी का जो क्षेत्र है वो मिल जाएगा देखने को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी थी, ठीक है। मिश्रित मिट्टी में इतना ही जानने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब जो ये वाला हिस्सा है आपका, ये है लेटेराइट मिट्टी वाला एरिया, ठीक है। ये कौन सा क्षेत्र, यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और ये कितने प्रतिशत एरिया में पाई जाती है, तो बाकी जो बचा हुआ प्रतिशत है वहाँ पे आपको लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलेगी, ठीक है। मुख्यतः आपको छिंदवाड़ा और बालाघाट वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये जो है ना, अधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी जो है तो पाई जाती है। जहाँ वर्षा अधिक हो और या तो तापमान उच्च हो, तो वहाँ पे आपको लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अब क्योंकि ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए बागानी फसलें के लिए अच्छी होती है, जैसे चाय और कॉफ़ी, उसके लिए ये अच्छी होती है लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। और लेटेराइट मिट्टी से ना ईंटे का भी निर्माण मतलब किया जाता है, ठीक है। ये आपको एक चीज़ यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बस इतनी ही चीज़ें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। अब एक बार हम लोग ये मिश्रित मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी जो है, इसको हम लोग अपनी नोट्स में देख लेते हैं, ठीक है। तो जो मिश्रित मिट्टी है, इसको भी हमने पढ़ा कि बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। इसका जो निर्माण होता है वो ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। और ये कितने प्रतिशत क्षेत्र में पाई जाती है, तो 18.30% जो क्षेत्र में है ये पाई जाती है। मुख्यतः बुंदेलखंड वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, पन्ना, निवाड़ी, छतरपुर और टीकमगढ़। रीवा सतना का भी कुछ क्षेत्र मान सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि उपजाऊ नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे मोटे अनाज ही उत्पादित किए जाते हैं। उसके बाद आपकी आती है लेटेराइट मिट्टी। जो लेटेराइट मिट्टी होती है वो ऐसे स्थानों पर होती है जहाँ पे वर्षा अधिक हो या उच्च तापमान हो, ठीक है। मुख्यतः आप मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा और बालाघाट वाला जो जिला है वहाँ पे आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगी। क्योंकि ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए ये बागानी फसलें जो चाय और कॉफ़ी होती हैं उनके लिए अच्छी होती है, ठीक है। उपजाऊ नहीं होती, इसलिए मोटे अनाज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी से एक आपको ध्यान रखना है कि इसका जो रंग होता है वो ईंटे की तरह होता है, जैसे आपने ईंटें देखे उनकी तरह होता है। और मिट्टी का निर्माण भी लेटेराइट मिट्टी से किया जाता है, ठीक है। तो ये आज हमने मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ कवर कर ली, ठीक है। जितना मैंने बताया उससे बाहर आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी चीज़ को आप अच्छे से पढ़ें, बार बार देखें, मैप के थ्रू देखें, ठीक है। किस प्रकार की मिट्टी में आप किस तरह की फसलें उगा सकते हैं, ये चीज़ बस आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। कितना प्रतिशत जो है तो क्षेत्र में है ये मिट्टी, सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी है, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें जो है तो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।